तो बेटा हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, जरा वो सुनिए बेटा। देखिए पेयर से समझ में आ रहा है कि पेयर का मतलब है कि दो होने चाहिए, है ना। तो जैसे दो लाइन का कंबाइंड बात करें, मान लीजिए मुझे दो लाइन दे दी बेटा, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इसे हमने क्या बोल दिया कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कोई भी दो लाइन मिला के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं है बेटा इंटरसेक्टिंग ये हो सकता है दो पैरेलल लाइन, ये भी क्या हो गई, एक पेयर हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा कोई भी दो लाइन देगा तो मतलब इसका मतलब है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास होगी। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें वो सीखना पड़ेगा। भाई पेयर का मतलब तो हम समझते थे, पेयर का मतलब है दो, तो दो स्ट्रेट लाइन हो गई मतलब पेयर हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब जैसे हमने एक लाइन का इक्वेशन तो लिखना देखा था, दो लाइन का इक्वेशन हम कैसा लिखेंगे कंबाइंड, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो दोनों लाइन को एक साथ रिप्रेजेंट कर दे। तो वो ऐसे होता है, मान लीजिए पहली लाइन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लीजिए बेटा दूसरी लाइन है a1x b1y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लीजिए दो लाइन लिखी है, ध्यान रखना वो लाइन लिखने के इस तरह लिखना कि राइट साइड में 0 दिखे उस टाइम पे, है ना, सबको लेफ्ट में ले आना। तो अगर मुझे इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पेयर, ये हो जाएगा पहली लाइन इनटू दूसरी लाइन इक्वल टू 0। लेकिन वो इधर प्यार से लिखा हुआ नहीं देगा, वो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसी कैसी टर्म आएंगी, कुछ एक्स स्क्वायर वाली आएंगी, समथिंग वाई स्क्वायर आएगा, समथिंग एक्स वाई आएगा, बस सी स्क्वायर कहाँ होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स इंटू वाई होगा, और समथिंग एक्स होगा, और समथिंग वाई होगा, और एक कांस्टेंट होगा। वो C1 C2 जो है वो सब मर्ज करके तो एक ही कांस्टेंट बनेगा ना बेटा। तो मैं ऊपर वाले कांस्टेंट्स को भूल गया, मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म बना दी मैंने, ठीक है। तो मतलब कोई एक ऐसी इक्वेशन हमें दिखेगी, फाइनली ऐसे दिखेगी। तो ये क्या किसकी इक्वेशन हो गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी और एफ क्या है, जीएफ नहीं जानते, एच जी है। अच्छा बेटा ये कोफिशिएंट्स है। हम ये मानते हैं कि जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया है तो एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है उसको 2h ले हमेशा। एक्चुअली बात ऐसी है, जब आगे फॉर्मूले लिखेंगे ना बेटा, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला, बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो वहां पर जो है हमें एच जी एफ की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने क्या काम किया, ये प्रीडिफाइंड ऐसे कर दिया कि एक्स वाई के कोफिशिएंट को हम क्या समझेंगे, 2h मान के चलेंगे, y के कोफिशिएंट को हम 2f मान के चलेंगे, हम x के कोफिशिएंट को 2g मान के चलेंगे, ठीक है। तो जब इससे कंपेयर करेंगे 2g से, 2f से, 2h से, तो xgf की वैल्यू आ जाएगी हमारी वाली इक्वेशन से रिलेटेड, और फिर उनको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, फॉर्मूले हमने इसके हिसाब से डराइव किए हैं, है ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये याद रखना इसलिए जरूरी है एग्जैक्टली यही फॉर्म, क्योंकि बेटा सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, आगे जाके पैराबोला में, हाइपरबोला में, और इलिप्स में, मतलब यही इक्वेशन सबको रिप्रेजेंट कर देती है। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री कर्व की। 2 डिग्री दिख रही है ना, एक्स की भी 2 डिग्री है, वाई की भी 2 डिग्री है, मतलब इस इक्वेशन की 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री कर्व की एक जनरल इक्वेशन है ये, और ये सबको रिप्रेजेंट कर सकती है, स्ट्रेट लाइन को भी, सर्कल को भी,
पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबको रिप्रेजेंट कर सकती है। तो हमें पहले तो पहचानना आना चाहिए कि कैसा दिखने पर या इनमें क्या कंडीशन होगी जब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, क्या कंडीशन होगी जब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, है ना बेटा। तो देखिए जरा, ये मेरे पास हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व। इसे बड़ी तसल्ली के साथ इस वाले टॉपिक को इसलिए पढ़ना है क्योंकि यही इक्वेशन बेटा अगले 4 चैप्टर की इक्वेशन है ना। देखें आप आगे, तो ये जो इक्वेशन है पहले हम इसके बारे में देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस तरह की इक्वेशन कभी भी दिखती है तो ये रिप्रेजेंट कर सकती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये बेटा सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये बेटा पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये भैया एलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ये हर एक 2 डायमेंशनल कर्व को रिप्रेजेंट कर सकती है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले आई कैसे थी, 2 लाइन को मल्टीप्लाई करवा के, तो 2 लाइन को मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन आई तो वो तो पक्का 2 लाइन को रिप्रेजेंट की ना। अब हम ये बोल रहे हैं कि बेटा देखो जब 2 लाइन को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऐसी लाइन बनना पक्का, ऐसी इक्वेशन दिखनी पक्की है, लेकिन हर एक ऐसी दिखने वाली इक्वेशन ये जरूरी नहीं है कि 2 के प्रोडक्ट करके आएगी। बात समझ पा रहे हैं, क्या पता ये फैक्टराइज हो ही ना पाए, ये कोई ऐसे वैल्यू दी हो एबीसी की, तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगी तो 2 इक्वेशन का प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख पाओगे, 2 लाइन के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो मतलब ये है बेटा कि जब 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ऐसा इक्वेशन 2 डिग्री का दिखता है, लेकिन हर एक ऐसा दिखने वाला 2 डिग्री सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कभी हो भी सकता है कभी नहीं। सही है, तो उधर से तो हमारे माइंड में इमेज बन गई, 2 लाइन दी है उनका कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, अलग अलग इक्वेशन हमें पता है, प्रोडक्ट कर दो तो वो उसकी पेयर की इक्वेशन आ जाएगी, अगर अलग अलग हमें पता है तो। अब हमारे माइंड में दूसरी इमेज बननी चाहिए कि अगर इस तरह की इक्वेशन दी है और हमें उससे इंटरप्रेट करना है कि लाइन है या नहीं है, वो 2 का प्रोडक्ट करके आई थी या नहीं आई थी, तो हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे कि कब ये स्ट्रेट लाइन थी से ही बना है इक्वेशन, कब नहीं बना है उससे। बेटा एक मैंने पहले भी कभी लिखाया होगा क्वाड्रेटिक में, ए बी सी एच जी एफ, ऐसे इधर भी लिख लो एच जी एफ, ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर ये 0 हुआ तो या तो ये 0 होगा, एक केस तो बना होगा इफ दिस इक्वल टू 0, और दूसरा केस क्या बना होगा इफ दिस नॉट इक्वल टू 0। सही है, 2 ही केस हो सकते हैं, या तो ये 0 है या फिर ये 0 नहीं। अगर इस डिटर्मिनेंट में हमने इसके कोफिशिएंट्स को पुट किया और ये 0 आ गया, देन इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कभी आपको चेक करना हो कि ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन दी हुई थी ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो बेटा आप इस डिटर्मिनेंट में इसके कोफिशिएंट्स को पुट कर देना। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई डिटर्मिनेंट की तो आप बोलेंगे कि हाँ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। अगर नहीं आया तो मतलब नहीं कर रहा। सही है, पहले इतने को लिखिए। क्या प्रूफ करके? कोई प्रूफ नहीं बताऊंगा, अभी मैं और कंडीशन लिखाऊंगा।
इसका प्रूफ बेटा हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आप कोई भी दुनिया भर की बुक उठा लेना चाहें। सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 0 नहीं होती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लिख लिया, देखिए और आगे। अब आपको ये तो पता लग गया कि अगर ये 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर 0 नहीं है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कैसे पता करेंगे? तो सेकंड केस में अगर हम पहुंचे, मान लीजिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो अब हमें ये पहचान लाना चाहिए कि सर्कल है या फिर पैराबोला है या फिर एलिप्स है या फिर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है ये, तो उसका कैसे पता करेंगे? देखिए मैं सिर्फ ये कंडीशंस इसलिए यहाँ बता रहा हूँ ताकि यहाँ भी देखेंगे एक बार सर्कल में फिर से इसी बात को लिखेंगे, फिर पैराबोला में इसी बात को लिखेंगे, तो ये आपको याद रह जाएगी। अभी के लिए वैसे इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही काफी था कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया, नहीं है 0 तो नहीं किया। सही है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो बेटा कितने केस आए होंगे वो देखिए। अगर हमारे पास इसके अंदर h 0 हो जाए, अगर h 0 हो जाए, h का 0 होने का मतलब क्या है? एक्स वाई खत्म हो जाए, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब एक्स वाई वाले टर्म ही खत्म हो जाए, एंड a इक्वल टू बी हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर का और वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो जाए, देन इट विल रिप्रेजेंट सर्कल, देन इट विल रिप्रेजेंट सर्कल। अभी थोड़ा और देख लो बेटा, हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे लास्ट की, मान लो मैं अभी 4 कंडीशन लिखाने वाला हूं, मान लो सीधे आप राइट साइड वाली एक कंडीशन उठा के चेक करा ली, ये नहीं करवाना है। अगर लेफ्ट वाली नहीं है तो राइट चेक करवाएंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सर्कल से भी पहले क्या चेक करेंगे? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 0 है तो भले ही हो सकता है इक्वेशन सर्कल जैसा दिख रहा हो, जो आप सर्कल में देख रहे हैं कि h 0 है, भले ही आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो, लेकिन आप उस पर जाएंगे नहीं। सबसे पहले लेफ्ट वाली कंडीशन, लेफ्ट मोस्ट कंडीशन चेक करनी होती है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, भले वो कैसा भी दिख रहा हो, भले आपको फीलिंग भी आ रही हो कि h इक्वल टू 0 है, a और b इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन आप वहां पर जाएंगे नहीं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट 0 देखेंगे, अगर वो 0 हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो नहीं हुआ तब आप इस पे जाएंगे, सर्कल वाली पे। अगर पेयर ऑफ डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, हम सोच सब मैंने समझ लिया स्ट्रेट लाइन कैंसिल। फिर हमने देखा सर्कल, सर्कल की कंडीशन देखी तो हमने बोल दिया कि सर्कल है। सही है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट हमें इक्वल दिखा, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 दिखा, हमने बोल दिया सर्कल है। मान लीजिए ये भी नहीं दिखा, ये कंडीशन मतलब डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं था, फिर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी सर्कल वाली, फिर हम क्या चेक करेंगे कि क्या एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। एच क्या है? एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, एक्स वाई का कोफिशिएंट तो 2h है ना, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा h है, और a और b क्या है? एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट। अगर हमने देखा कि यार ना तो ये इसने डिटर्मिनेंट को 0 किया तो स्ट्रेट लाइन कैंसिल हुआ, ना इसने ये h इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b किया, तो भैया ये भी कैंसिल हो गया, सर्कल भी नहीं है। फिर हमने देखेंगे क्या h स्क्वायर और ab में क्या रिलेशन है, फिर हम वो देखेंगे। तो h स्क्वायर और ab में कितने रिलेशन हो सकते हैं? 3। या तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, या एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा, या फिर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा। तो अगर ये हुआ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो हम बोलेंगे कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हुआ, हम बोलेंगे ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो हम समझेंगे कि ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है।
चलना लेफ्ट टू राइट ही है। पहले लेफ्ट की कंडीशन देखेंगे, वो फुलफिल नहीं हो रही तब हम डी वाली देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन देके पूछूं कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है या एलिप्स को या किसको, तो आप आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट अगर जीरो हुआ ये वाला तो बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर जीरो नहीं हुआ फिर आप ये वाली कंडीशन देखेंगे कि क्या एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो है, क्या ए इक्वल टू बी है, हुआ तो आप बोलेंगे कि ये सर्कल है। और अगर ये नहीं हुआ फिर आप एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन देखेंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हुआ तो पैराबोला, लेस देन ए बी हुआ तो एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब लिख लीजिए। सर अगर x की वैल्यू 0 और a इक्वल्स टू b है तो वो सर्कल हो जाएगा, लेकिन सर जब हम एलिप्स पे जाएंगे तो मतलब वो भी तो सेटिस्फाई, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाना, मतलब फिर हम पहले सर्कल ही पहले हाँ सर्कल पे टिक मारेंगे। लेफ्ट लेफ्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो राइट वाली को देखना ही नहीं है, भले राइट वाली ही फुलफिल हो रही है। सही है, लेफ्ट टू राइट जाना है। हमें यहाँ पर पता लगा कि अगर दो लाइन अलग अलग दी हैं और उनके पेयर का एक कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो प्रोडक्ट कर दो दोनों लाइनों का, तो वो ऐसा इक्वेशन दिख जाएगा। और अगर ऐसा इक्वेशन दिख रहा हो 2 डिग्री वाला और पहचानना हो कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक कर लो इसमें पुट करके, है ना बेटा, तो पता लग जाएगा। सही है। अब हमारे पास क्या होता है बेटा कि मान लो कोई ऐसा एक इक्वेशन दे दिया 2 डिग्री का और मुझसे बोला कि भैया आप ना इस 2 डिग्री के इक्वेशन, मान लीजिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप भैया हमें ये बता दो इनके बीच का एंगल कितना है। मतलब जो काम वो वहां करवा रहा था ना, नॉर्मल 2 लाइन दे के बीच का एंगल निकलवाता था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, वो जैसे बाहर 2 लाइनों में सारा काम जो पूछता था वो यहाँ भी पूछ सकता है। ये भी तो 2 लाइनें हैं, बीच का एंगल भी मांग सकता है, कई बार पैरेलल लाइन दे देगा। भाई ये 2 पैरेलल लाइन भी तो हो सकती है, जैसे वहां पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस मांगता था, वो बोलेगा कि बीच की डिस्टेंस बताओ दोनों पैरेलल लाइन के। सही है। कई बार बोल सकता है कि क्या ये पैरेलल लाइन है, पूछ भी सकता है पैरेलल लाइन है या नहीं है, तो हमें वो भी पहचानना आना चाहिए। सही बात है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो बीच का डिस्टेंस बता दो, हमें वो भी आना चाहिए। तो जो फॉर्मूले हमने वहां देखे थे ना 2 लाइन के बीच के, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला था बीच का एंगल निकालने के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला था 2 लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमें इस फॉर्म में भी फॉर्मूले डराइव करके रखने पड़ेंगे कि कभी ऐसी इक्वेशन दे तो ये 2 लाइन हो गई, इनके बीच के डिस्टेंस मांग ले, बीच का एंगल मांग ले, तो हमें यहाँ भी पता होना चाहिए। इनका भी एंगल बाइसेक्टर मांग सकता है कई बार। सही है। तो देखते हैं कि क्या करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों ना हम ऐसा कर दें, इन दोनों को ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैक्टराइज कर लेंगे। मान लो मुझसे बोला कि ये है, ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करना है, मैंने बोला अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो मुझे इनके बीच का एंगल बता दो, तो कुछ लोग बोलेंगे सर एक काम कर लेंगे, 2 का प्रोडक्ट करके तो आया होगा ये, तो फैक्टराइज कर देंगे तो अलग अलग आ गई लाइन, और फिर उनके बीच का चाहे एंगल निकालो चाहे जो मांगे वो निकालो। लेकिन बेटा इतना आसान होता नहीं है, फैक्टराइज करना इतना आसान कहाँ होता है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना एक्स और वाई, एक वेरिएबल तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर भी लो आप। तो इसलिए अगर फैक्टराइज हो जाए तो ये समझ लो कि 100 में से 1 क्वेश्चन में हो पाएगा, मतलब किस्मत अच्छी हुई तो,
है ना, वरना फैक्टराइज ऐसे हो नहीं पाएगा, इसलिए हमें फॉर्मूला डराइव करके रखने चाहिए इसी फॉर्म में। फैक्टराइज का सोचना एक बात, तो डराइव करने की कोशिश करें फॉर्मूला। देखिए आप एक बात बताओ मुझे, मैं फॉर्मूला डराइव करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती थी? मैं एंगल की बात कर रहा हूं अभी, आप हेडिंग डालिए पहले, आप पहले हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस, एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस बोलो या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलो, बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। आप एक बात बताइए, भले ही आपको इक्वेशन तो ऐसी दी है, समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2f वाई 2gx 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मान लो ये तो आपको गिवन इक्वेशन है ना, ऐसे कोई 2 डिग्री की लिख के दे देगा वो। लेकिन यार एक बात बताऊं, दो लाइन जैसे दी होती है ना, ये मुझे बीच का एंगल चाहिए, तो अगर मुझे दोनों के स्लोप पता हो तो ही तो मैं फॉर्मूला बना पाऊंगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। अच्छा एक बात बताओ, अगर तो अलग अलग इक्वेशन होती है, ये मान लो पहली इक्वेशन जो है वो होती y इक्वल टू m1x प्लस c1, mx प्लस c भी तो एक इक्वेशन हो सकती है ना, ये भी तो है स्लोप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा ये मैंने इसलिए लिखी, इसमें डायरेक्टली दिख रहा है ना मुझे स्लोप, क्योंकि मुझे स्लोप ही चाहिए ना tan थीटा लगाने के लिए। मान लो पहली इक्वेशन ऐसी रही हो और दूसरी इक्वेशन मान लीजिए कैसे रही हो, y इक्वल टू m2x प्लस c2। भाई अपने जमाने में कभी तो ये दो अलग अलग लाइन रही होंगी, भले ही बाद में प्रोडक्ट होके कंबाइन बना होगा। मान लो पहली लाइन ऐसी थी, चलो सबको एक तरफ ले आओ, मान लीजिए पहली लाइन ऐसी थी और मान लीजिए बेटा दूसरी लाइन ऐसी थी, 1 2। अच्छा ऐसी लाइनें हैं ये, तो अगर ऐसी लाइनें ये थी तो इनको प्रोडक्ट किया गया होगा, तब वो बना होगा। मैं भी प्रोडक्ट करके देखूं, कभी किस जमाने में ऐसी दो लाइनें रही होंगी और इनको ऐसे प्रोडक्ट किया होगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे दिस इंटू दिस किया गया होगा, और उससे क्या हुआ होगा, उससे ऊपर वाला बना होगा वो इक्वेशन। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलो बाई स्क्वायर और क्या आएगा m1 m2 एक्स स्क्वायर। वो एक्चुअली अच्छा वैसा लगता है ना, एक्स स्क्वायर पहले लिखा हो फिर वाई स्क्वायर लिखा हो, उससे पहले लिखा होगा ऊपर वाले में जैसे लिखा है। चलो एक्स वाई वाले ढूंढते हैं, एक्स वाई कैसे बनेगा, माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई। चलो अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म कैसा दिखेगा, दिस इंटू दिस, मतलब ऐसा हो जाएगा प्लस m1c2 प्लस m2c1 इंटू एक्स, और क्या आएगा बाय वाला टर्म, बाय वाले में क्या आएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा c1 प्लस c2 इंटू बाय। ठीक है, और देखिए प्लस c1 इंटू c2। तो अगर ये दी हुई इक्वेशंस ऐसी थी, एक का स्लोप m1 था दूसरी का स्लोप m2 था, तो उनका प्रोडक्ट करके ऐसी इक्वेशन आई होगी, सही है। अच्छा जो जो इसने दी है इक्वेशन ax स्क्वायर b वाई स्क्वायर से कंपेयर कराओ उसको, क्या पता है m2 की वैल्यू निकल के आ जाए। लेकिन कंपेयर करने के लिए क्या जरूरी है, इसमें वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है जो हमारी इक्वेशन आई है, उसके में वाई स्क्वायर कोफिशिएंट b है, तो पहले b से डिवाइड मार दो तो कंपेरेबल हो जाएगी दोनों इक्वेशन। मैंने जो उसने इक्वेशन दी है ये, इसमें मान लीजिए वाई स्क्वायर से डिवाइड मार दिया, तो इक्वेशन कैसे लिख गई, a अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स वाई प्लस 2f वाई, अच्छा अपॉन बी 2g अपॉन बी c अपॉन बी। 229 लगा है। अब सही है, तो अब दोनों को मैं कंपेयर करवा सकता हूँ, कंपेयर करवाना। अच्छा c1 c2 वाले को कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है tan थीटा जो निकालना था मुझे दोनों के बीच का एंगल, और tan थीटा में क्या यूज होता है, सिर्फ m1 m2, तो क्यों c वाले में जाए, सिर्फ m1 m2 में जितने में उतने कोफिशिएंट कंपेयर कराओ। तो ये मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो क्या आ गया m1 m2 तो कितना आ गया a अपॉन b,
और ये सम जो है दोनों का कितना आ गया, स्लोप का सम -2h अपॉन b, वो माइनस था ना वो बाकी में सी है, बाकी का मैं क्या करूँगा, एंगल में यूज ही नहीं होते सी1 सी2, एंगल में तो सिर्फ m1 और m2 यूज होता है। ओके अच्छा, ये कंफर्म हो गया कि जिस m1 इंटू m2 की वैल्यू a अपॉन b है, जिस m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h अपॉन b है, वो स्लोप है हमारी दोनों लाइनों के, कंफर्म है m1 m2 स्लोप है दोनों लाइनों के। अगर m1 m2 दोनों लाइन के स्लोप है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, ऐसे होता था क्या, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये सम ऑफ क्या, हाँ बिल्कुल सही बात, अब सही है। अच्छा m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 तो वैल्यू रखी ऊपर मेरे पास, क्या वैल्यू है, अगले पेज पे कर लूंगा वरना कोने में छिप जाएगा फिर, कर लो या पहले मैं ड्राइव करूँ फिर वापस यहाँ आ जाऊंगा। तो मेरे पास दिख रहा है भैया tan थीटा इक्वल टू रूट m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या थी, अभी पीछे देख लो, ये रही ये -2h अपॉन b, -2h अपॉन b का स्क्वायर यहाँ रखे हुए जब, तो 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -4 m1 m2 कितना था, a अपॉन b, a अपॉन b अपॉन ऊपर वाला तो रूट में था ऐसे 1 प्लस a अपॉन b, और ऊपर से मॉडल लगाते हो ना आप, याद है tan थीटा क्या फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, ये आ गया सही है, मोड लगा हुआ है, थीटा आ जाएगा एक अच्छा सा। आपको पता है कि दो लाइन के बीच में एक एंगल नहीं होता, दो एंगल होते हैं, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा, तो दोनों के बीच में जो है जो एंगल आएगा, एंगल बिटवीन बोथ लाइन विल बी थीटा और पाई माइनस थीटा। कौन गया, अच्छा प्रोजेक्टर गया, बहुत बढ़िया, वो ऊपर लगा दिया वो लाइट्स हो, नहीं प्रोजेक्टर तो नीचे ऊपर वाला है, दिख नहीं रहा है, अच्छा इधर से दिख रहा होगा, हाँ नहीं ऊपर लगाना है ना, आगे इसकी वजह से जरूरत नहीं है, चार्जिंग की काफी, हाँ भैया तो सर ग्रीन चल रहा है, अच्छा टाइम लगाएगा अभी, टाइम कांस्टेंट है क्या सर, अच्छा ये सारा बना है अभी नहीं है, अरे कैसे नहीं हो, वो लैंप है, पावर पे नहीं आ रही लाइट, लैंप पे आ रही पावर हो गया, हाँ भैया तो इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा हमारे पास कि ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास है ना एंगल का, और अगर ये एंगल का फॉर्मूला है मेरे पास तो भैया
बस यहाँ पर मैं क्या रखा करूंगा, एच की वैल्यू, यहाँ ए बी की वैल्यू, और काम खत्म, बीच का एंगल निकल के आ जाएगा सीधे सीधे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। तो अब मैं स्लाइड को बैक कर रहा हूँ, अब आप नोट कर लीजिए। सर 2h upon b है 2b upon b। 2h अपॉन बी, जी सर बताएं, जी जी बताइए। हाँ भैया लिख लिया, नेक्स्ट करो। करो नेक्स्ट। तो बीच के एंगल का फॉर्मूला फिक्स हो गया है ना। वहां भी तो हम ऐसे लिखते थे ना कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1, और हम क्या लिखते थे वहां पे, दो लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। यहाँ भी कुछ रिलेशन होना चाहिए ऐसा।
अगर बेटा दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए ना, तभी तो इन्फिनिटी बन पाएगा ना tan थीटा। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी 0 होना चाहिए। a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हमसे बोला जाए कभी भी कि जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिन दो लाइन को दिखा रहा है वो परपेंडिकुलर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है भैया? क्या कोफिशिएंट? नहीं, एक केस, ये एक केस हो गया। नेक्स्ट है ना? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्या मतलब नेक्स्ट? ये एंगल से अलग है ना सर? एंगल से रिलेटेड ही तो होगा बेटा, कि एंगल तो इससे निकल गया इस फॉर्मूला से, और अब अगर एंगल 90 डिग्री हुआ दोनों लाइन के बीच में, परपेंडिकुलर हुई लाइन, तो बेटा क्या हो गया? इनका कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का सम। और अगर पैरेलल हुआ तो, दोनों लाइन पैरेलल हुई तो फिर m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए यहाँ के हिसाब से। मतलब क्या होना चाहिए? ये जैसे या यहाँ से समझो, थीटा 0 होना चाहिए, 0 डिग्री, अगर दोनों लाइन पैरेलल हुई तो थीटा 0 मतलब tan 0, tan 0 इज 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0। और बेटा अगर मैंने बोला कि इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are parallel or coincident, then क्या होना चाहिए बेटा? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो इन दोनों रिलेशन को आप ध्यान रखें सीधे सीधे, कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0, और अगर लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट है तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। कोई दिक्कत? ओके, आगे चले। बेटा ये तो फॉर्मूला ठीक है अपनी जगह पे। होमोजीनियस का मतलब जानते हो? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सबकी डिग्री सेम, सारे टर्म्स की, है ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे पास ओरिजिन, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, अगर मेरे पास ओरिजिन से पास होने वाली कुछ लाइन है, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन से पास हो रही है 0 0 से, तो ऐसे दिखेगी ना, जैसे कि y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, मतलब उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता ना ओरिजिन से पास होने वाले में। जब दो लाइन ओरिजिन से पास होती है उनमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है ना, 0 होता है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक तरफ लाके, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों ओरिजिन से पास हो रही थी, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? मतलब दोनों का पेयर कैसे आएगा प्रोडक्ट करके? ये हो गया वाई स्क्वायर m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई। क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? क्या ये होमोजीनियस है? पहली डिग्री 2, दूसरे की डिग्री 2, तीसरे की डिग्री 2, और x की 1 y की 1 तो 2 हो गई ना। वेरिएबल की डिग्री तो ऐसे देखी जाती है ना, सारे वेरिएबल्स की पावर काउंट की जाती है तब वो डिग्री होती है। तो सबकी डिग्री सेम है, दो 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 दो, मतलब ये 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा, ये मतलब होमोजीनियस इक्वेशन हुआ 2 डिग्री का। और देखिए बेटा, अगर मेरे पास 3 लाइनें होती ओरिजिन से पास होने वाली, ये ओरिजिन है, बाय माइनस m1x इक्वल टू 0, बाय मतलब समझ रहे हो, y इक्वल टू m1x की कोई इधर ले आया मैं, y माइनस m2x प्लस 0, और भैया बाय माइनस m3x प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये 3 लाइन है और y इक्वल टू m3x बोलो या लेफ्ट में लाओ तो y माइनस m3x इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास 3 ऐसी लाइन दिख रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने वाले में कांस्टेंट नहीं दिखता ना, अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? तीनों का प्रोडक्ट
में क्या क्या आएगा, 3 डिग्री का होमोजीनियस होगा, क्योंकि y इंटू वाई इंटू वाई एक वाई क्यूब रहेगा, एक एक्स स्क्वायर इंटू वाई वाला टर्म रहेगा, एक वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाला टर्म रहेगा, एक एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब वाला टर्म रहेगा। मतलब जब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो बेटा फाइनली क्या रहेंगे हमारे पास, 3 डिग्री, मतलब लाइक ऐसा रहेगा, समथिंग वाई क्यूब समथिंग एक्स क्यूब प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर बाय प्लस समथिंग एक्स वाई स्क्वायर। और कुछ भी आ रहा है क्या, यही रहेंगे, ठीक है। क्या, हाँ वो भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस हो गया 3 डिग्री का, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइनें हैं उनका जब कंबाइंड इक्वेशन लिखते हो वो होमोजीनियस ही बनता है। तो क्या मैं एक ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि जितनी डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ एक्स वाई में वो उतनी ही लाइन, वो भी ओरिजिन से पास होने वाली, उनको रिप्रेजेंट करेगा। सी, जितनी डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन लिखा होगा वो उतनी ही ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत है इसमें? अरे ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, वापस चला जाऊंगा मैं। मेरा स्टेटमेंट हो गया कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री represents n lines passing through origin, passing through origin। सही है बेटा, n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन n स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है उनको रिप्रेजेंट करता है। अब लिखो इसको, कोई दिक्कत? अच्छा बेटा, आप लोगों को स्कूल में जो है उसकी जरूरत तो नहीं पड़ रही मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह की? अच्छा, किसी में आया मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग? नहीं, ठीक है, हैं? अच्छा, तो एमयू का इंतजार कर रहे हो? नहीं सर, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कभी कोई आए चैप्टर जो नहीं पढ़ाया गया तो मुझे पहले ही बता देना 2-4 दिन, ताकि मैं पढ़ा सकूँ, है?
क्योंकि इन दिनों तक आ जाता था नॉर्मल स्कूल चलते थे तो चैप्टर्स। और एएमयू का क्या सीन है इस बार? तो मतलब बहुत बच्चे तो ऐसे ही बैठे होंगे, उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया होगा कहीं भी, एएमयू का इंतजार कर रहे हैं। और बेटा एएमयू में नहीं हुआ तो अच्छा एएमयू में इंटरनल हो, अच्छा अच्छा ओके। देखे भैया आगे। अब यहां पर जो है एक क्वेश्चन नोट कीजिए। अच्छा एक लाइन जो बची थी, लो। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री रिप्रेजेंट्स n लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन नोट कीजिए। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5y प्लस c इक्वल टू 0 represents two perpendicular straight line. Then find a and c. a और c की वैल्यू बताओ भैया। परपेंडिकुलर लाइन को कब रिप्रेजेंट करता था ये? हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो तो वो परपेंडिकुलर होती थी लाइंस। ओके, मींस a प्लस b इक्वल टू 0 करना होगा बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। a इक्वल टू क्या हो गया 5, a इक्वल टू 5 सही है। अभी c भी तो फाइंड करना है, कोई बताना चाहेगा क्या करें? परपेंडिकुलर की तो लगा दी आपने, स्ट्रेट लाइन की तो कंडीशन ही नहीं लगाई। अगर ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो डिटरमिनेंट भी तो 0 होगा, सही है नहीं? तो डिटरमिनेंट को 0 करो बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइंस, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइंस, इसलिए डिटरमिनेंट जो था ए बी सी एच जी एफ ये भैया 0 होएगा। पुट कर दो। और ए बी सी एच जी एफ का बड़े अच्छे से ध्यान रखना। ए क्या था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू तो चलो मुझे पता है तो सीधे रख देता हूँ। बी क्या था वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो -5। सी क्या था कांस्टेंट टर्म। बेटा एच क्या था एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा तो 3/2। और जी क्या था बेटा एक्स के कोफिशिएंट का आधा -5/2। और एफ क्या था वाई के कोफिशिएंट का आधा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस इक्वल टू 0। देखिए यहां से सी क्या आ रहा है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटा 5 इंटू -5c -25/4 -3y2 इंटू 3c/2 +25/4 और बेटा ये हो गया -5/2
15/4 माइनस 25/2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया सी वाले जो है, सी दो ही जगह है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये हो गया -25c। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी सीखी है आपने? डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन किस दिन आए थे आप, ज्वाइन कब हुई थी आपकी, ज्वाइन कब की क्लास? ऑफलाइन ऑफलाइन कुछ भी, ऑनलाइन तो करीब 25 दिन हो गए बेटा। स्ट्रेट लाइन में शुरू में पढ़ाया मैंने डिटर्मिनेंट। सर मैं तो पुराने लेक्चर देख रहा था, तो भैया डिटर्मिनेंट देख लो, दो लेक्चर का था, दो का ना शायद, 2 लेक्चर देख लो डिटर्मिनेंट के, वो स्ट्रेट लाइन से जस्ट पहले आए थे, ठीक है। सर ये 3/2 क्या लिखा सर? क्या ये आपने लिखा है 5 और 3/2 माइनस 7/2। हाँ, बाई 2 क्यों? आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली आपने कैसे देखी थी? ax² प्लस 2hxy प्लस by² और क्या था, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे ना, तो देखो 2f की वैल्यू क्या दिख रही है, 5, 2f इक्वल टू 5, तो f इक्वल टू 5/2, समझ गए? यहां से मेरे पास आ गया -25, c के इंटू में आ रहा है -25, और जी यहां से आ रहा है -9/4, फिर -125/4, और भैया -75/8, और यहाँ आ गया 75/8, और यहाँ आ गया बेटा 125/4 इक्वल टू 0। ये वाले कट गए, तो अब देख लेते हैं इनमें कैलकुलेशन कैसी आ रही है। हाँ, और देख गया, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो ना इस ब्रैकेट वाले को, कुछ नहीं, ये वाला अगर आपको दिख गया तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ नहीं ब्रैकेट से। ये मेरे पास आ गया है -109/4 इंटू सी इक्वल टू उधर जाके आ जाएगा बेटा 75/4, 4 से 4 कट गया, सी इक्वल टू -75/109 ऐसा कुछ आ रहा है, और अपनी कैलकुलेशन आप देख लें। क्या तो 2 टाइम्स है ना बेटा, वो 2 टाइम्स हो गया ना राइट में, सही। तो ये बेटा वैल्यू आ गई इसकी, सी की। कोई दिक्कत है किसी, समझ गए बेटा बात को? ये क्या करना है, तो जब बोले ना कि परपेंडिकुलर लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो सिर्फ पैरेलल लाइन या सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि वो लाइन है इसलिए एक कंडीशन एक एडिशनल आ जाएगी डिटरमिनेंट करनी है ना, तो इसलिए जल्दबाजी मत करना बेटा। कभी आप सोचो 2 वेरिएबल कैसे लाए, कंडीशन तो एक ही पता है परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन तो है ही, लेकिन सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वो डिटरमिनेंट 0 होएगा, ठीक है बेटा। वो सिर्फ 2 ही है, जाके देख लेना, डिटरमिनेंट वाले हैं 2 लेक्चर, छोटे छोटे हैं वो भी, 1-1 घंटे से भी कम के होंगे, तो ठीक है, सही है भैया। तो समझ गए परपेंडिकुलर लाइन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। अब इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन तो बाद में आएंगे, पहले और भी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ने पड़ेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दो लेक्चर और मान लीजिए इसमें, है ना। अभी जैसे ही हमने एंगल सीखा ना 2 लाइन के बीच का, अभी हम वो भी सीखेंगे कि 2 लाइन को अगर पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो। मैं फिर वो भी बताऊंगा बेटा कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है ना। क्योंकि देखो बात ये है कि आप उससे पता तो कर लोगे, h² इक्वल टू AB देख लोगे, पैरेलल है कोइंसिडेंट पता लग जाएगा, लेकिन उनमें भी स्पेसिफिकली कैसे बताओगे कि कोइंसिडेंट वाला केस है या पैरेलल वाला केस है, दोनों के लिए, क्योंकि h² इक्वल टू AB तो दोनों के लिए होता है ना, तो वो है ना। नहीं इतने लंबा जाना ही नहीं पड़ेगा ना बेटा, पहले ही अपन बता लेंगे क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो डिटेल में जाना है, 2 क्लास कम से कम और लगेंगे अभी इसमें, है ना। तो अभी आप स्पेशल डीपीपी 9 तक ही रखो अपना, स्पेशल डीपीपी 9 तक ही लगाओ अभी, है ना। ये 10 मत लगाना क्योंकि इसमें भी और कॉन्सेप्ट बाकी है, ठीक है। तो ये यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में मिलता है। अगली क्लास कौन सी है? अच्छा ठीक है।
आज 10-20 मिनट तो उसमें खराब हो गए यार वो इसमें। खैर तो उनकी फिर सर की क्लास लेट हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी छोड़ देता हूँ। वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं, चाहे आज की क्लास छोटी हुई बड़ी हुई, वो 2 ही क्लास लग रहे हैं फिक्स अगले वाले, वरना तीसरी वाले को छोटा कम लेना पड़ेगा। तो देख लेना बेटा आप लोग, है ना, मतलब अब तो आप लोग तो आओगे ही, जैसे आज तो सैटरडे हो गया, तो थर्सडे फ्राइडे है ना, उससे पहले अगर मैं वो जैसे डिस्कशन रखूंगा वहां स्पेसिफिकली लिख दूंगा। उसमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही ऑनलाइन ही कर लेना, या फिर आप ऑनलाइन भी क्या करोगे, उसमें पूछता ही तो हूँ मैं कि कहाँ तक पढ़ा कहाँ तक नहीं। अब तो आप सही पढ़, क्योंकि अब तो आप यहाँ आने लगे हो, कहीं दिक्कत आएगी खुद ही मुझसे बता दोगे, तो आपको कोई आने वाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो रिकवरी वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस वाले में उसके लिए कॉल नहीं जाएगा, या अगर जाए भी ना तो ये बोल देना कि हमने गौरव सर से वहाँ वो वही बात कर ली थी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ बेटा वो एक सेल्फी लेके जाया करो यहाँ पे सबके साथ में दिखाने के लिए। क्या शर्ट तो बदलती होगी तुम्हारी? हाँ, और बेटा नहीं, उन सब चीजों से डरना बंद कर दो, अगर आपने यहाँ आना शुरू कर दिया है तो ठीक है। कोई भी बात हो सीधे मेरे से फोन पे बात करवा देना, मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे सना मैम हो या कोई भी हो, जो भी कंप्लेन करे बोल देना गौरव सर से बात हो गई।